दोस्तों, आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में रमेश प्रजापति जी के साथ रूबरू हैं। अपनी जनजीवन से जुड़ी लोकधर्मी कविताओं के लिए रमेश प्रजापति चर्चित हैं। 2006 में उनका पहला कविता संग्रह पूरा हंसता चेहरा प्रकाशित हुआ था। उनकी अनेक कविताओं का मलयालम, पंजाबी, अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। जीवन संघर्षों से जुड़े कवि रमेश प्रजापति की कविताओं में साधारण जन के संघर्षों का स्वर बड़ी तीव्रता से मुखर होता है। शून्यकाल में बजता हुआ झुनझुना, ये इनकी कविताएं अपने समय को दरअसल प्रतिबिंबित करती हैं। कविता की यथास्थितिवादी सौंदर्य चेतना, लोक साहित्य में स्वांग की परंपरा, पूंजीवादी औद्योगिकरण में किसान, पूंजीवादी व्यवस्था और हिंदी कथा साहित्य में निम्न वर्ग की स्थिति, ये कुछ इनके आलेख बहुत चर्चित रहे हैं। ये समीक्षा और आलोचना कर्म भी करते हैं। हंस, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान, समकालीन भारतीय साहित्य, राष्ट्रीय सहारा, आजकल, भाषा, इंडिया न्यूज़, नई धारा, प्रयोग संचारिका, इन सब में इनकी समीक्षा प्रकाशित हैं। इन्होंने कुछ कहानी संग्रह भी लिखे हैं। इनकी कहानी जीव कटा लड़का समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका में प्रकाशित रही है और साहित्य अकादमी नई दिल्ली की इस पत्रिका में इसे खूब सराहा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनकी कविताएं तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रही हैं। पूरा हंसता चेहरा इस कविता संग्रह और शून्यकाल में बजता झुनझुना यह कविता संग्रह दरअसल अभी प्रकाशनार्थ है। कविता के यथार्थवादी सौंदर्य चेतना, लोक साहित्य में स्वांग और इन सब पर इन्होंने आलेख लिखे हैं। लगातार सक्रिय हैं कविता जगत में और लोकप्रिय हैं, पढ़े और पढ़ाए जाते हैं, सुने सुनाए जाते हैं। आज हम इनकी 5 कविताओं के साथ आपके साथ हैं। साथियों, पहली कविता जो मैं पढ़ूंगी, सोचो कई कई बार सोचो। सोचो कई कई बार सोचो, दरअसल वे अंधेरे के सौदागर हैं। उनकी आंखों में एकलव्य के तीर सा चुभता है सूरज। वे मौत ही खरीदते और मौत ही बेचते हैं, इसके इतर वे सोचते तक नहीं। वे सबसे पहले अंधेरा करते हैं और फिर पट बीजनों को मसल कर और वर्चस्व रचते हैं। फूल और रंगों से गमकती धरती उनके भीतर नश्तर सी चुभती है। जिस मिट्टी में अंकुरित होता है उजाले का बीज, सबसे पहले उसकी उर्वरा शक्ति को खत्म करके उसे मरुस्थल में बदलते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक है उनके लिए विचारों का उठना। सो उनके निशाने पर स्कूल कॉलेज सबसे पहले ही आ रहे हैं। फूटी आंख नहीं सुहाते उन्हें प्रेम के गीत, सिर्फ नेपथ्य में ही रचते हैं वे प्रेम का स्वांग। वे इतिहास को झुठलाना चाहते हैं, वे सभ्यता को लहलुहान करना चाहते हैं। वे जंगली वाशिंदों से जल, जंगल, जमीन छीन कर पूंजीवाद के लिए सब रास्ते खोलना चाहते हैं। आप इस कविता की देखिए कि जो वर्चस्व का खेल खेल रहे हैं, जो राजनीति रच रहे हैं, जो पर्यावरण में पसरी राजनीति में प्रदूषण बो रहे हैं, जो लगातार क्रूरता, कुटिलता, हिंसा, आक्रामकता, आतंक फैला रही है, इनको संबोधित है ये कविता। और ये कविता इन सबके प्रति चिंता व्यक्त करती हुई मानवीय संवेदनाओं को सुरक्षित करने की सरोकार से जुड़ी कविता है। साथ में आगे कहते हैं रमेश प्रजापति जी, वे आग और पानी के सिद्धांत को बदलना चाहते हैं। वे धरती को मानवता रहित कर देना चाहते हैं। वे आदमी के भीतर खौफ भरना चाहते हैं। वे हर उपलब्धि अपने नाम करना चाहते हैं। शिनाख्त कीजिए ऐसों की। तनिक ठहर करो, कभी सोचा मानव रहित कैसी लगेगी विनाशकारी युद्ध के पश्चात। लाशों के बीच बैठकर सोचा था सम्राट अशोक ने, और बुद्ध की मुस्कान से भरी अहिंसा परमो धर्म से खिल उठी थी धरती की बाहें। अरे आतताइयों, सोचने में खत्म नहीं होता तुम्हारा गोला बारूद, इसलिए सोचो कई कई बार सोचो।
इसलिए सोचो कई कई बार सोचो। रमेश प्रजापति जी दरअसल आतताइयों को संबोधित करी कविता उन्हें बार बार सोचने पर मजबूर करते हुए दरअसल इस कविता को रचते हैं और कहते हैं कि ये समूची मानवीय सृष्टि जिस सौहार्द, जिस सहयोग, जिस मानवीय विवेक और प्रेम अपनत्व के लिए बनी है, जिस ममता, दया, सहयोग के लिए बनी है, आप उसमें लगातार जहर बो रहे हैं, आप लगातार उसमें तेजाब छिड़क रहे हैं, लगातार समूची सृष्टि का नाश करने पर आते हैं। तो सोचो, इस सदी के नष्ट होते ही तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हारा वर्चस्व भी नहीं बचेगा और तुम जैसे क्रूर आतताई भी कहाँ बचेंगे। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता है अरी लकड़ी। अरी लकड़ी बनकर सहारा दिखाना सही रास्ता, भटके अंधे बूढ़े को, बीहड़ लोगों के जंगल में मूसल बनकर धान फूटना, उछल उछल कर माँ के हाथों में बनकर टेक लगे रहना, भोली के छप्पर में मत बनकर आना लट, मुच्छड़ पहलवान के हाथों। अरी लकड़ी। अरी लकड़ी कुम्हार का थापा बनकर मुझे ढालना ऐसे सांचे में जो झेल सकूं वक्त की थपेड़ों की मार, मेहड़ा बनकर मत फिरना मेरे मीठे सपनों की फसलों पर। अरी लकड़ी। अरी लकड़ी काठ बनना, घोड़ा बनना, लट्टू बनना, बच्चों के खेलों की बनना कठपुतली, बनकर नाव पार उतरना, बनकर नाव पार उतारना हमें दुनिया के उफनते समुद्र से। अरी लकड़ी। मत बनना बिगड़ैल हाथी, मत बनना जालिम राजा की कुर्सी। शोधार्थियों, आप देख रहे हैं कि रमेश प्रजापति जी की ये कविताएं घोर राजनीतिक चिंता लिए हुए हैं। अपने आसपास पसरी जो राजनीति की गंध है और उस राजनीति की क्या कह सकते हैं अवसरवादिता को सूंघ लेते हैं रमेश प्रजापति, भांप लेते हैं और लकड़ी को संबोधित हुए कहते हैं कि समूची मानवीय सृष्टि में जो प्राकृतिक संसाधन है, जल, जंगल, जमीन, आप उस सृष्टि की रखवाली होकर, आप उस सृष्टि की का संरक्षिका होकर के दरअसल आप उसे सुरक्षित रखें। बच्चों का बचपना सुरक्षित रहे, खेल खिलौने सुरक्षित रहें, मानवीय संभावनाएं सुरक्षित रहें, लेकिन हिंसा की, क्रूरता की या कहते हैं कि ताकतवर की लाठी बनकर या निरंकुश राजा की कुर्सी बनकर, आतताई राजा की कुर्सी बनकर मत रहना, उसके जुल्म में शरीक मत होना। बेहतरीन कविता थी। अगली कविता का पाठ करेंगे। बासी रोटी सा चांद। नटखट चांद रात के घने बालों में घुमाता उंगलियां, सल्लज मुस्कुराती रात। तारों का मधुर संगीत घुलता आकाश गंगा में, अपने आलिंगन में चांद को सिमटते देख पुलकित होती नदी। नीली झील में डूबता बैठा धनुषाकार चांद, साधे है निशाना पानी में तैरती मछली पर, बादलों की खिड़की से ऐसे मुस्कुराती है चांदनी जैसे मुस्कुराते हैं रोटी में। क्या दिन, बहुत अच्छा दिन शुभा जी। वो भूख से कुनमुनाते बच्चे के लिए है दुनिया सिर्फ उदासी का अजायब घर। रात फटा कंबल, स्वप्न नींद में चांद तक जाने का रास्ता, और चांद आसमान के छींके पर मुद्दत से लटकी बासी रोटी। आहा, शोधार्थियों, आप देखें कि छोटे से भाव के लिए कितना बड़ा अभाव, कमतरी का, बुनियादी ज़रूरतों की पूरी न होने की चिंता, भूख की चिंता, रोटी की चिंता, जो आदिम की ज़रूरी क्या कह सकते हैं बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो आदिम भूख है, जो उसकी मूलभूत कह सकते हैं कि उसके बिना जीवन जीना तक संभव नहीं है, कवि उसकी भी चिंता करता है और एक बिंब सा बनता है। पूरी प्रकृति सुरम्य सी दिखती है,
लगातार चांद को रात्रि के स्वप्निल मादक रूप को बुनता है और फिर अंत में कविता खुलती है और बेशकीमती अर्थ दी जाती है। साथियों, एक यथार्थ बुन जाती है, स्वप्न के साथ यथार्थ रमेश प्रजापति बुनते हैं। ये उनकी इस कविता की खूबी है कि भूख से कुनमुनाते बच्चे के लिए तो यह सारी दुनिया उदास अजायब घर की तरह है और रात काले कंबल सी है जो जगह जगह से फटा हुआ है। स्वप्न जो नींद के और चांद तक जाने की आवाजाही है, एक रास्ता तय करता है और चांद भी क्या है उसके लिए, कोई सुरम्य प्रकृति का कोई मादक मोहक दृश्य नहीं है, बल्कि चांद उसके लिए मुद्दत से लगती बासी होती है। बेहतरीन कविता थी साथियों। अगली कविता हम पढ़ेंगे, होना न होना। मैंने पानी को वहाँ मरते देख जहाँ उसकी बचे रहने की उम्मीद ज़्यादा थी। मैंने जीवन को भी वहाँ कसमसाते देखा जहाँ उसकी उड़ान में उम्मीदें थी। मैंने खरपतवार को वहाँ उगते देखा जहाँ सूखा अपने कुंडे संग उधम मचा रहा था। मैंने तपते मरुथल में रेत के वर्चस्व को खींगा दिखाते बबूल को मुस्कुराते देखा, जो विकट समय में जीवन के गीत गाता मस्ती में झूम रहा था। मैंने जो भी देखा देखने की तरह देखा, मैंने जो भी जाना जानने की तरह जाना, मैंने जो भी सोचा सोचने की तरह सोचा। मैंने वहाँ वह देखा जहाँ जहाँ उनका होना न होना निहित था। बेहतरीन कविता रमेश प्रजापति जी की यह कविता शोधार्थियों जो कुछ अनुपस्थित है, जो अनकहा रह गया है, जो अनचिन्हा रह गया है, जिसे अब तक चिन्हित नहीं किया गया है, जो दरकिनार है, जिसकी उम्मीद तो है पर जहाँ जहाँ जिसकी उम्मीद होती है उसे वहाँ न पाना और उन सब की कल्पना कर लेना, उन सब की उम्मीद से भर जाना। दरअसल एक उम्मीदवार, एक क्या कह सकते हैं, कवि जो है वो ऑप्टिमिस्ट भी होता है। वो थोड़ी सी आशावादी और उम्मीद का स्वर अगर न गाए तो कविता जो है उदासी का राग भर नहीं है। कविता दरअसल उदास माहौल में, उदास समय में, क्रूर समय में हाथ भी थामती है, आपका साथ भी देती है। तो यह कविता उसी तरह से हाथ थामती है और आपका साथ देती है। अगली कविता है उतरना। ये कविता बेहतरीन है, मैंने उनके मुँह से भी सुनी है। मेरा भी सौभाग्य रहा कि रमेश प्रजापति जी के साथ साहित्य अकादमी के कई आयोजनों में मंच साझा किया है। ये कविता सुनिए आप शोधार्थी। ऐसे उतरो जैसे सांझ उतरती है चुपके से गांव जवार, ऐसे उतरो जैसे नदी उतरती है गुनगुनाती जंगल की नींद में, ऐसे उतरो जैसे उतरती है उम्मीद से भरी नाव धीरे से समंदर में, ऐसे उतरो जैसे धूप उतरती है खिलखिलाती उदास और गुनगुनाती, ऐसे उतरो जैसे खुशी उतरती है चहचहाती प्रवासी चिड़िया की हमारे दुर्दिनों में, ऐसे उतरो जैसे कोई किरण उतरती है चुपके से गहरे धीरे, ऐसे उतरो जैसे कोई आवाज उतरती है हौले से सन्नाटे के कानों में, ऐसे उतरो जैसे दूध की पहली बूंद उतरती है धीरे से जीवन रस घोलती नवजात शिशु के पेट में। उतरना ही है तो मेरे निर्जन में लोकगीतों की तरह उतरो, मेरे निर्जन में लोकगीतों की तरह उतरो। मैं प्रायः कहा करती हूँ लोकगीत जो हैं वो बैकुंठी बना देते हैं, कुंठा रहित कर देते हैं, उत्सव उल्लास उमंग भर देते हैं। और यह कविता भी तो लगातार उतरने की बात हो रही है, गिरने की नहीं। उतरना दरअसल धीरे 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 समा जाना है। और ये उतरना चुपके से उतरती सांझ का, जैसे गांव जवार का गजब का दृश्य होता है। एक पूरे थकान भरे दिन को आराम की तलब ये गांव जवार में उतरती सांझ है। ठीक ऐसे ही नदी में गुनगुनाते हुए जैसे जंगल की नींद
अलमस्ती, जैसे जैसे वो क्या कह सकते हैं, मधुमाती साँझ है, अलमस्ती है, और उम्मीद की नदी की तरह समुद्र में उतरो। तो ये उतरना हौले से सन्नाटे में, ये उतरना बच्चे की बचपन और दुधिया आँखों में इच्छाओं का उतरना, कामनाओं का उतरना, और उतरना जैसे निर्जन में जहाँ निशब्द है सब कुछ, जहाँ सन्नाटा है भरपूर, उसको उत्सव धर्मी बना देना, उसको उल्लास, उमंग और जोश दिला देना। तो बेहतरीन कविताएं आज रमेश प्रजापति जी के साथ थे हम लोग शुद्धार्थियों। बहुत शुक्रिया।